कैरेबिना में स्वागत है। दोस्तों, जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोगों ने झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण का कंप्लीट क्वेश्चन देख चुके हैं। फिर इतिहास में झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुआ था वहाँ तक के देख चुके हैं। दोस्तों, कुछ जनजातीय विद्रोह रह चुका है, आज हम लोग वो देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, घटवाल, पहाड़िया, तमार विद्रोह, तिलक, मुंडा, हो, कोल, भूमिज और संथाल विद्रोह यहाँ तक का कंप्लीट वीडियो देख चुके हैं और फिर हम डिस्कशन भी किए हैं। अगर आप एक बार सुन लेते हैं तो आपको ज़रूर क्वेश्चन माइंड में चला जाएगा। तो इससे आप जो है अपने एग्ज़ाम में जो 40 नंबर का 40 क्वेश्चन आने वाला है झारखंड JSSC में, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आप मैक्सिमम मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अगर अभी तक आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मैराथन क्लासेस से, आप वहां जाकर देख सकते हैं और PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल से जुड़िए, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, बेनिफिट होगा आपको। चलिए दोस्त, अब हम लोग सरदारी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। पहले इस सीरीज का नियम है कि पहले आंदोलन के बारे में चर्चा किया जाता है, इसके बाद क्वेश्चन देखा जाता है। दोस्तों, सरदारी आंदोलन कैसे आंदोलन हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि जो कोल विद्रोह हुआ था, क्या कोल विद्रोह, ये कब हुआ था? 1831 से लेकर 32 के बीच में हुआ था। दोस्तों, कोल विद्रोह के समय ही जो कोल सरदार था असम के चाय बागानों में काम करने हेतु चले जाते हैं। कौन? कोल सरदार। और जब वहाँ से वापस आता है तो पता चलता है कि इनके ज़मीनों को जो है दूसरे लोगों ने हड़प लिया है और वे ज़मीन वापस करने से भी इनकार कर रहा है। तो इस कारण से जो है यह आंदोलन चला। दोस्तों, यह आंदोलन लगभग 40 वर्ष तक चला था और कब से कब? तो 1858 ईस्वी से लेकर 1895 ईस्वी तक चला था। कब? 1858 से 1895 ईस्वी तक है। दोस्तों, ये जो है ये 40 वर्षों तक आंदोलन था। इस आंदोलन में जो है बलात् श्रम, बिचौलिया, गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना, ये सारा शामिल किया गया था। इसका कारण था इस सारा। दोस्तों, इस आंदोलन को जो है, इस आंदोलन को और दूसरे नाम से भी जानते हैं। एक मुल्की है या मिल्की, इसको मिल्की या मुल्की भी कहते हैं। मिल्की का मतलब होता है मातृभूमि जमीन, यानी मातृभूमि जमीन होता है। तो ये सारा ये है इसमें। दोस्तों, इस आंदोलन में जो है कोल सरदारों को जो है कौन कौन साथ दिया था? तो उरांव और मुंडा जनजाति का समर्थन था। दोनों जनजाति जो है इनको समर्थन किया था। तो अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस आंदोलन को मुल्की या मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है? तो किस आंदोलन को कहा जाता है? तो अभी हम लोग देखे हैं मिल्की और मुल्की, ये इसका मतलब जो होता है क्या होता है? ये मातृभूमि जमीन होता है और इसी जमीन के लिए जो है लड़ाई भी होता है। तो इसका आंसर जो है सरदारी आंदोलन हो जाएगा, यानी कोल सरदार ने यह आंदोलन किया था। अगला है मुल्की या मिल्की का तात्पर्य क्या है? तो ये भी चर्चा किए हैं, मातृभूमि जमीन। क्या होता है? मातृभूमि जमीन। अगला है सरदारी आंदोलन लगभग कितने वर्षों तक चला? तो दोस्तों, इसका भी हम लोग चर्चा किए हैं। अगर आप सही ढंग से सुन लेते हैं तो आराम से क्वेश्चन बनेगा। 40 वर्ष तक चला था। अगला है सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों, सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण था वही जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित किया जाना। तो इसका मूल कारण था दोस्तों वही जो कोल विद्रोह हुआ था। उस समय कोल सरदार जो है असम के चाय बागानों में काम करने हेतु चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो पता चलता है कि इनके ज़मीन पर दूसरे लोगों ने हड़प लिया है और ये देना भी नहीं चाहते हैं, देने से इनकार भी करता है। तो यही मूल कारण था और इस हड़पे गए ज़मीन को जो है वापस पाने हेतु कोल सरदारों ने लगभग 40 वर्षों तक आंदोलन किया था। इस आंदोलन में जो है बलात् श्रम, बिचौलिया, गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, ये सब इनका कारण था। अगला है सरदारी आंदोलन किया गया मुख्यतः है। तो सरदारी आंदोलन किया गया क्या है? मुख्यतः कोल सरदारों के द्वारा किया गया है। दोस्तों, इसमें आज कंप्लीट जनजातीय विद्रोह हो जाएगा, जिसमें हम 6-7 जनजातीय विद्रोह देखेंगे। फिर इस वीडियो में जो है मिसलेनियस कुछ
क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिएगा। तो आपका ये इससे पहले इस जनजातीय विद्रोह पे 2 वीडियो बना है और ये 3 वीडियो में आपका पूरा सारा जनजाति कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक बार देख लेते हैं तो इससे मैं वादा करता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप ज़रूर सही कीजिएगा। तो आप लोग ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, सरदारी आंदोलन को किस अन्य जाति का भी समर्थन था? तो अन्य जाति का किसका समर्थन था? तो ये उरांव और मुंडा दोनों का समर्थन, तो ये दोनों जनजाति का समर्थन था। अगला है, सरदारी आंदोलन को इसके उद्देश्यों के आधार पर कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? तो कितने चरणों पर विभाजित किया जाता है? ये 3 चरणों पर विभाजित किया जाता है। फिर हम आगे देखेंगे इसके बारे में। सरदारी आंदोलन का पहला चरण कब से था? तो पहला चरण जो है ये 58 से 81। सरदारी आंदोलन के पहले चरण के रूप में संचालित किया, किसने संचालित किया था? तो ये भूमि आंदोलन के रूप में संचालित हुआ था। सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण हुआ था, तो दूसरा चरण जो है ये 81 से 90 तक चला था। ऐसे कंप्लीट जो है 858 से 895 तक चला था। तो पहला चरण कब से कब चला था? तो पहला चरण ये 58 से 81 और दूसरा चरण जो है 81 से 90 चला था। अगला क्वेश्चन है, सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण के किस रूप में संचालित हुआ? तो पहला तो भूमि आंदोलन के रूप में संचालित हुआ, दूसरा जो है ये पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में संचालित हुआ था। सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण, तो दोस्तों सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण जो है ये 90 से 95 है। तो तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। फर्स्ट चरण है 81 से 90, सेकेंड चरण है, और थर्ड जो है ये थर्ड चरण है। फर्स्ट है भूमिज वाला, भूमिज आंदोलन था, दूसरा का था पुनर्स्थापन आंदोलन के रूप में, और तीसरा का में क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं आगे। सरदारी आंदोलन के तीसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ? तो किस रूप में संचालित हुआ है? ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में संचालित हुआ। तो फर्स्ट भूमि हो गया, दूसरा क्या हो गया? पुनर्स्थापना हो गया, और तीसरा राजनीतिक हो गया। तो तीनों याद रखिएगा और डेट भी याद रखिएगा। 58 से 81, 81 से 90 और 90 से 95 तक 40 वर्ष तक लगभग चला था। भूमि आंदोलन के रूप में संचालित सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम चरण का उद्देश्य था अपनी हड़पी गई भूमि को वापस लाना। अगला, सरदारी आंदोलन का पहला चरण किस स्थान से शुरू हुआ था? तो ये छोटा नागपुर खास से शुरू हुआ था। अगला है, सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण के व्यापक प्रसार को देखते हुए इनमें से किस व्यक्ति को भूईहरी कास्ट के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की गई? तो किसको जिम्मेदारी? तो लाल लोकनाथ को भूईहरी कास्ट के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। अगला है, लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर सरकार द्वारा इनमें से कौन सा कानून लागू किया गया? तो सरकार द्वारा कौन सा कानून लागू किया गया? तो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट। अगला है, लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट को लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया? तो 1869 में लागू किया गया। अगला है, 1869 में लागू किए गए छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से कौन सा एक प्रमुख प्रावधान किया गया था? तो कौन सा प्रमुख प्रावधान है? तो पिछले 20 वर्षों में रैयतों से छीनकर बेची गई भूईहरी और मंझी हस भूमि को वापस लौटाना। बी आंसर हो जाएगा। अगला है, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से किस जमीन को बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं किया गया था? तो कोरकर, राजहंस और खुटकटी, ये तीनों को प्रावधान नहीं किया गया था। इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो कौन सा मिलान सही है? तो ये फर्स्ट है, राजहंस राजाओं का जमीन को कहते हैं, कोरकर सदानों की ज़मीन को, और मुंडाओं की ज़मीन को खुटकटी कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। डी सब सही है। अगला है, सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण का उद्देश्य क्या था? तो सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण का उद्देश्य जो था अपने पारंपरिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना। अगला है, सरदारी आंदोलन का विलय इनमें से किस आंदोलन में कर दिया गया था? तो किस आंदोलन में? तो ये बिरसा आंदोलन में कर दिया गया। अब हम लोग सफाहोर आंदोलन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसके बाद इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोग
खुद ब खुद बना सकते हैं। दोस्तों, सफाहार आंदोलन की चर्चा करने के समय आप ध्यान से सुनिए ताकि आपको आने वाला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो। दोस्तों, सफाहोर का अर्थ क्या होता है? तो सफाहोर का अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। सिंह बोंगा के प्रति समर्पण, इसका समर्पण। और दोस्तों, ये कब स्टार्ट हुआ? तो 1870 में। और कौन स्टार्ट किया था? तो लाल हेम्ब्रम, इसका नाम था लाल हेम्ब्रम। इसको जो है अन्य नाम लाल बाबा सफाहोर के नाम से भी जानते हैं, तो लाल हेम्ब्रम है। दोस्तों, सफाहोर आंदोलन के जनक जो है लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में जो है देशोद्धारक दल की स्थापना किया था। कौन दल का? देशोद्धारक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देशोद्धारक। तो देशोद्धारक दल की स्थापना किसने किया था? तो वही लाल बाबा ने किया था, जिसको लाल हेम्ब्रम नाम दिया गया। तो दोस्तों, लाल बाबा ने सफाहोरी आंदोलनकारियों को जो है राम नाम का मंत्र जपने के लिए, फिर और जो क्या है जैसे जनेऊ पहनने के लिए, ये सब माने बताया था। दोस्तों, आंदोलन में जो है लाल बाबा को पैका मुर्मू को पगान मरांडी, रसिक लाल से सोरेन और भतू सोरेन का सहयोग प्राप्त था। बंगम माझी भी इस विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। दोस्तों, इस आंदोलन का संबंध जो है मूलतः संथाल जाति से था और इसका उद्देश्य जो था संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना। तो किस जनजाति से? तो संथाल जनजाति से। और इसका उद्देश्य क्या था? संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना। दोस्तों, इन्होंने जो है लाल हेम्ब्रम ने सफ़ेद झंडा भी दिया और जनेऊ पहनने के लिए भी दिया और मांस मदिरा ये सब खाने पर रोक लगाने के लिए भी बात किया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, सफाहोर आंदोलन कब संचालित हुआ? तो दोस्तों, सफाहोर आंदोलन जो है 1870 ईस्वी में चालू हुआ था। किसके द्वारा? लाल हेम्ब्रम के द्वारा। अगला, सफाहोर आंदोलन किसके नेतृत्व में? तो ये लाल हेम्ब्रम। अगला, सफाहोर का अर्थ क्या होता है? तो सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। अगला है, लाल हेम्ब्रम ने सफाहोर आंदोलन में शामिल लोगों को क्या मंत्र दिया था? तो राम नाम का मंत्र दिया था। अगला है, लाल हेम्ब्रम ने आदिवासियों को किस कार्य से रोका था? तो ये मांस मदिरा से रोका था, मांस मदिरा करने से। अगला है, सफाहोर आंदोलन के जनक लाल हेम्ब्रम ने आदिवासियों को किस बात हेतु उपदेश दिए थे? तो किस बात हेतु उपदेश दिए थे? तो ये धार्मिक एवं चरित्रात्मक उत्थान के लिए। अगला है, लाल हेम्ब्रम ने संथाल परगना क्षेत्र में सफाहोर आंदोलन के दौरान किस दल की स्थापना किया था? तो किस दल की स्थापना? ये देशद्वारक दल की स्थापना किया था। अगला है, इनमें से कौन सा सफाहोर आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो सफाहोर आंदोलन के प्रमुख नेता पगान मरांडी, बंगम माझी, पैका मुर्मू, ये तीनों थे। अगला है, सफाहोर आंदोलन का संबंध इनमें से किस जनजाति से था? तो कौन जनजाति था? तो ये संथाल जनजाति से था। अगला है, सफाहोर आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था धार्मिक पवित्रता पर बल देना। तो इतना सारा क्वेश्चन बनता है इसमें। अब हम लोग चलिए खरवार आंदोलन के बारे में अब देखते हैं। दोस्तों, खरवार जो है संथालों का ही एक उपजाति है और ये प्राचीन काल को अपना स्वर्ग युग मानते हैं। कौन? खरवार। और अपने प्राचीन मूल्यों को जो है पुनः स्थापित करना चाहते हैं। खरवार आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1874 में। और कहाँ हुआ था? तो संथाल परगना में हुआ था। और भागीरथ माझी द्वारा जो है इनको नेतृत्व प्रदान किया गया, इसीलिए जो है भागीरथ माझी आंदोलन भी इसको कहते हैं। भागीरथ माझी भी आंदोलन कहते हैं। दोस्तों, आंदोलन के दौरान जो है भागीरथ माझी ने स्वयं को बौंसा गांव का राजा घोषित किया। किस गांव का? अगर आप प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो इसमें बहुत चर्चा हुआ है। कौन गांव का? बौंसा गांव का जो है राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार को कर नहीं देने के लिए ये अपील किया और खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी इसी आंदोलन में, यानी भागीरथ माझी ने। दोस्तों, हजारीबाग जो है इस आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग से कौन किया था? तो दुबू बाबा ने किया था। कौन? दुबू बाबा ने।
दोस्तों खरवार आंदोलन का दूसरा चरण जो है दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 में हुआ। तो दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ? 1881 में। किसके नेतृत्व में? तो दुविधा गोसाई के नेतृत्व में। इसमें सारा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, अगर सुन लेते हैं तो आपको बेनिफिट होगा कि आप आंसर बना सकते हैं। और दोस्तों ये दूसरा चरण क्यों स्टार्ट हुआ था? दूसरा चरण जो है जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया था और भागीरथ माझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई और इनको आदिवासी में बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है खरवार इनमें से किस जनजाति की एक उपजाति है? तो फर्स्ट सेंटेंस हम बोले थे संथाल जनजाति का। अगला है खरवार आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है यह एक सुधारवादी आंदोलन था, सही है। इस आंदोलन का उद्देश्य अपने परंपरागत मूल्यों को पुनर्स्थापना करना और इस आंदोलन के दौरान एकस्वरवाद और सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया गया, ये भी सही, सब सही है। अगला है खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खरवार आंदोलन जो है 1874 ईस्वी में शुरू हुआ। खरवार आंदोलन इनमें से किसके नेतृत्व में? तो ये भागीरथ माझी के नेतृत्व में। भागीरथ माझी का उपनाम क्या है? तो भागीरथ माझी का उपनाम यही बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अगला है खरवार आंदोलन का प्रसार किस क्षेत्र में था? तो खरवार आंदोलन का प्रसार जो है संथाल परगना क्षेत्र में था। भागीरथ माझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भागीरथ माझी का जन्म जो है टलडीहा गांव में हुआ था। अगला टलडीहा गांव इनमें से किस जिले में है? तो टलडीहा गांव जो है इनमें से गोड्डा जिले में है। अगला है इनमें से किस आंदोलन को भागीरथ माझी का आंदोलन कहा जाता है? तो ये कौन है? ये खरवार आंदोलन को। दोस्तों अगर आप सुने होंगे शुरू में तो पूरा बन जाएगा। खरवार आंदोलन के दौरान भागीरथ माझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित करते हुए, हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया ना, बोंसी गांव का, बोले ना, इस क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसमें सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगला है खरवार आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों के बीच इनमें से किस प्रकार के सुधार की अपील की गई थी? तो सुअर मुर्गा हरिया नाच गाने से परित्याग, सूर्य और दुर्गा के अलावा अन्य किसी भी देवता का उपासना न करना, सिद्धू कान्हू के जन्म स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता देना, ये तीनों सही है, यानी सब सही हो जाएगा। अगला है खरवार आंदोलन के प्रसार को रोकने हेतु अंग्रेजों ने भागीरथ माझी के साथ साथ उनके किस सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया था? तो किस सहयोगी को गिरफ्तार किया? तो ज्ञान परगनैत को गिरफ्तार कर लिया। हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व जो है ये दुबू बाबा ने किया था। अगला है 1881 ईस्वी के जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया? तो दूसरे चरण का नेतृत्व जो है ये दुविधा गोसाई ने किया था। अगला है खरवार आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को बताना है। फर्स्ट है इस आंदोलन को लाल हेम्ब्रम का नेतृत्व है, तो फर्स्ट गलत हो गया। लाल हेम्ब्रम जो है सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व किया था, बाकी बात सब सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है कि खरवार आंदोलन से जुड़े लोगों का 3 वर्ग था, सही है, 3 वर्ग था। इस आंदोलन के उपासकों को सफाहोर यानी समर्पण के साथ उपासना करने वाला, भिक्षुक बाबाजिया या उदासीनता के साथ उपासना करने वाला तथा मेल बरागर बेमन से उपासना करने वाला, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से दोनों सही है। अब हम लोग बिरसा आंदोलन के बारे में देखेंगे। दोस्तों बिरसा आंदोलन की चर्चा जो है बहुत ही हो चुका है, क्योंकि हम लोग 1 से लेकर 29 तक के प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। इसीलिए जो है हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे और उसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? तो ये बिरसा आंदोलन को, किस आंदोलन को? बिरसा आंदोलन को। अगला क्वेश्चन है उलगुलान का अर्थ क्या होता है? तो उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह या महान हलचल, दोनों होता है। दोस्तों इसमें सारा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। मुंडा उलगुलान को किसके नेतृत्व में प्रदान किया गया? तो ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा के नेतृत्व मुंडा उलगुलान कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1895 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो दोस्तों इनका प्रारंभिक स्वरूप जो था सुधारवादी था।
अगला है बिरसा मुंडा का उलगनान निम्न में से किन उद्देश्यों से प्रेरित था? तो किन उद्देश्यों से? तो धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक, तीनों उद्देश्य से प्रेरित था। मुंडा उलगनान का प्रमुख कारण क्या था? तो इनका प्रमुख कारण था कि खुदकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मिशनरियों के झूठे आश्वासन और 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, उपयुक्त में से तीनों है। अगला है बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया? तो किस धर्म का प्रतिपादन किया? सिंगबोंगा धर्म का। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है कि बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने ये स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया, सही है। बिरसा मुंडा ने प्रचार किया कि सिंगबोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति है, यह भी सही है। तो दोनों सही है। अगला है बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है? तो बिरसा आंदोलन का मुख्यालय जो है ये खूंटी में है। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? तो रांची का उपायुक्त जो था स्ट्रेटफील्ड था। अगला है बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के सेनापति कौन था? तो कौन सेनापति था? तो गया मुंडा सेनापति था। ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था? तो राजनीतिक शाखा का प्रमुख जो था ये डोनका मुंडा था। अगला है बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख कौन था? तो धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख सोमा मुंडा था। बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला और गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? तो गया मुंडा के पत्नी का नाम था मनकी मुंडा। अगला है मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? तो मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत जो था कटोंग बाबा कटोंग। अगला क्वेश्चन है अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुंडो का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो बिरसा आंदोलन के दौरान किया गया था। मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया? तो कितनी बार गिरफ्तार किया गया? 2 बार। अगला है बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? तो बिरसा मुंडा को पहली बार जो गिरफ्तार किया गया था कब किया गया था? ये 24 अगस्त 1895 को। और बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने? मेयर्स ने किया था। और इसको कब गिरफ्तारी के बाद रिहा किया गया था? तो रिहा जो है ये 30 नवंबर 1897 को किया गया। अगला है बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया था? तो किस उपलक्ष्य में? ये महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। अगला है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके इनमें से किस जेल में रखा गया? तो किस जेल में? ये डोरंडा जेल में रखा गया था। और बिरसा मुंडा को पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो पहली बार जो है ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोस्तों थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कितना बार हो चुका है, अगर प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो बहुत ही आपको याद हो गया होगा। अगला है बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया? तो किस तिथि को? ये 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय किस स्थान पर लिया? तो किस स्थान पर निर्णय लिया? ये डोम्बारी बुरू में लिया। अगला है इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया जाता था? तो ये बंगाली भाषा में। अगला है बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? तो अंग्रेज सैनिकों के द्वारा भयंकर गोलीबारी जो है डोम्बारी पहाड़ी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है डोम्बारी पहाड़ी पर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस ने गोलीबारी की? तो स्ट्रेटफील्ड के नेतृत्व में। अगला है बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितने इनाम घोषित किया था? तो कितने इनाम घोषित किया था? ये 500 रुपया इनाम घोषित किया था। निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया? तो किसके द्वारा खबर देने पर? ये बीर सिंह महली के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। अगला है बीर सिंह महली के मुखबरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस तिथि को गिरफ्तार किया? तो किस तिथि को गिरफ्तार किया? 3 मार्च 1900 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है
बिरसे महली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को किस जंगल से गिरफ्तार? तो जमकोपाई। दोस्तों प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो बहुत याद होगा। जमकोपाई जंगल से जिस समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया उस समय बिरसा मुंडा का क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? तो ये सो रहे थे। अगला है बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई? तो बिरसा मुंडा के जो है ये 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। बिरसा मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो ये किस स्थान पे हुआ था? तो ये रांची के जेल में। और बिरसा मुंडा के कारण क्या था? तो वही हैजा से मृत्यु हुई थी इनकी। अगला है बिरसा मुंडा में शामिल कितने विद्रोहियों पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था? तो 300 विद्रोहियों पर। अगला है बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों में इससे कितने विद्रोहियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये 3 विद्रोहियों को फांसी की सज़ा दी गई। बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों पर मुकदमे के बाद गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को कितने वर्ष जेल की सज़ा सुनाई गई? तो कितने वर्ष? तो ये 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन सा 2 अनुमंडल का गठन किया गया? तो किस 2 अनुमंडल का? खूंटी और गुमला का। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो कौन सा अधिनियम? ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? तो ये 11 नवंबर 1908 को। बिरसा आंदोलन के परिणाम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। सही है। और अगला है आंदोलन के पश्चात सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था अथवा खुदकट्टी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। ये भी सही है। आंदोलन के पश्चात जो है रांची जिले का सर्वेक्षण भी किया गया। ये भी सही, इस सभी सही हो जाएगा। अब हम लोग टाना भगत आंदोलन के बारे में देखेंगे। दोस्तों टाना भगत आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1914 को जतरा भगत के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। और आंदोलन को जो है बिरसा मुंडा के आंदोलन का ही विस्तार माना जाता है इसको, टाना भगत आंदोलन को। चलिए दोस्त अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये जतरा भगत के द्वारा। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को किया गया था। क्षेत्र कौन था? तो क्षेत्र जो था ये गुमला क्षेत्र था शुरुआत में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? वही टाना भगत आंदोलन को माना जाता है। अगला है टाना भगत आंदोलन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन बताना है? तो इस आंदोलन को जो है बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। सही है। यह एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था। इस आंदोलन में कस्बरवाद को अपनाने, मांस मदिरा का त्याग, आदिवासी नीतियों पर रोक और झूम खेती की वापसी पर विशेष बल देगा। इस आंदोलन का नेता जो है बुद्धू भगत है। तो ये गलत है क्योंकि बुद्धू भगत तो कोल विद्रोह का नेता था 1832 ईस्वी में। इसका जतरा भगत था नेतृत्व। अगला टाना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो टाना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कि स्वशासन की स्थापना करना। मांडा क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का प्रसार जो है किस व्यक्ति के प्रमुख भूमिका निभाई थी? कौन व्यक्ति प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो शिबू भगत था। अगला विष्णुपुर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन के प्रमुख भूमिका कौन निभाया था? तो ये भिखू भगत। और घाघरा क्षेत्र में, तो घाघरा क्षेत्र में जो है ये बलराम भगत किया था। तो सब क्षेत्र का याद रखिएगा। सिसई क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का प्रमुख प्रसार करने तो कौन भूमिका निभाया था? तो ये देवमानिया। अगला टाना भगत आंदोलन के प्रारंभ में इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभ में जो है कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है, कुरुख धर्म। अगला टाना भगत आंदोलन प्रारंभ करने के बाद जो है जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया? तो ये 1916 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार करने के बाद कितने समय की सज़ा सुनाई गई थी? तो ये 1 वर्ष की। अगला है, जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो जतरा भगत की मृत्यु जो है ये जेल की प्रताड़ना की वजह से हुआ था। ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन का विभाजन जो है मांस खाने की स्वीकृति के कारण हुआ था। क्यों हुआ था? मांस खाने की स्वीकृति के कारण। अगला है, ताना भगत भक्तों को इनमें से किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी? तो ये शिबू भगत ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। ताना भगत के विभाजन के बाद मांस खाने वाले वर्ग को किस नाम से जाना गया? तो जुल्हा भगत। अगला है, ताना भक्तों के विभाजन के बाद शाकाहारी वर्ग को किस नाम से जाना गया? तो शाकाहारी वर्ग को जो है अरुवा भगत के नाम से जाना गया। ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो ताना भगत का स्वरूप जो है अहिंसक था। और उनमें से किस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन प्रभाव था? तो कौन क्षेत्र था? ये पलामू, रांची और सरगुजा तीनों क्षेत्र में था। अगला है, ताना भगत आंदोलन के दौरान ताना भक्तों ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया? तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, माने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में। अगला है, निम्न में से किसके नेतृत्व में ताना भगत ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था? तो किसके नेतृत्व में? ये सिद्धू भगत के। दोस्तों, आप अगर ढंग से देखेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? पहला आदिवासी अहिंसक ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो किस अधिवेशन में? ये 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों द्वारा महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली उपहार स्वरूप दिया गया था? तो ये 400 रुपये की थैली। अगला, झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन सा था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था? तो ये ताना भगत आंदोलन। अगला है, निम्न में से कौन सा आंदोलन धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया? तो धार्मिक से राजनीतिक वही ताना भगत आंदोलन परिवर्तित हो गया। अगला है, निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो ये महात्मा गांधी का। अगला है, रांची जिला का ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? तो ये 1948 में। अब हम लोग हरिबाबा आंदोलन देखते हैं। हरिबाबा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व जो है दुक्का हो ने किया था। हरिबाबा आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र क्या था? तो मुख्य प्रभाव क्षेत्र तो सिंहभूम था। और हरिबाबा आंदोलन का संबंध जो है किस जनजाति से था? तो हो जनजाति से था। हरिबाबा आंदोलन निम्न में से किस प्रकार का आंदोलन था? तो हरिबाबा आंदोलन जो है ये शुद्धि आंदोलन था, शुद्धि आंदोलन। अगला है, हरिबाबा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरिबाबा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था हो जनजाति को बाहरी अत्याचारों के विरुद्ध संगठित करना। अगला है, हरिबाबा आंदोलन दौरान निम्न में से किस धर्म का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया? तो यह सरना धर्म का। तो ये छोटा टॉपिक था। अब हम लोग अन्य जो मिसलेनियस प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। फर्स्ट है कि जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो आदिवासियों का जो शोषण था वो उसका मुख्य कारण था। अगला है, अब मिलाना है, इसमें मिलाना है। तो ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में, चुआर विद्रोह जो श्याम गंजम, चिरो विद्रोह चित्रजीत राय और भोक्ता विद्रोह जयनाथ सिंह। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न जनजातीय आंदोलन को इनके नेतृत्वकर्ता के साथ सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो पहाड़िया विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह जो है जगन्नाथ देव के नेतृत्व में हुआ था। तो पहाड़िया जगन्नाथ हो जाएगा। फिर अगला है, तिलका आंदोलन जो है ये तिलका माझी हो जाएगा। तमार विद्रोह जो है, तमार विद्रोह विष्णु मानकी के विद्रोह माने नेतृत्व में हुआ था। और हो विद्रोह पोटर सरदार के नेतृत्व में हुआ था। अगला है भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह का कौन हो जाएगा? तो भूमिज विद्रोह जो है गंगा नारायण ने किया था। और संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह जो है सिद्धू कानू ने किया था। और सफाहौर आंदोलन अभी हम लोग चर्चा किए हैं। सफाहौर आंदोलन जो है लाल हेब्रम। और खरवार विद्रोह 1874 में भागीरथ माझी है। अगला है मुंडा उलगुलान
तो मुंडा उलगुलान का क्या कौन हो जाएगा? तो मुंडा उलगुलान का जो है ये बिरसा मुंडा हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत का कौन हो जाएगा? जतरा भगत और हरि बाबा दुका हो। निम्न जनजातीय आंदोलन को इनके दमनकर्ताओं के साथ मिलाना है। तो ढाल विद्रोह का दमन कौन किया था? तो ढाल विद्रोह का दमन जो है लेरुक ने किया था। चुआर विद्रोह का, तो चुआर विद्रोह का जो है ये ले गुडियार ने किया था। चेरो विद्रोह का ये के कैमक ने किया था। और पहाड़िया विद्रोह का क्लीवलैंड ने किया था। दोस्तों अगर आप सारा वीडियो देख लेंगे तो जरूर ये सब सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मिलाना है। तो भोक्ता विद्रोह जो है, भोक्ता विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? तो भोक्ता विद्रोह का दमनकर्ता जो है ये के कैमक था। कौन था? के कैमक। और तिलक आंदोलन का, तो तिलक आंदोलन का जो है आयरकुट था। तमार विद्रोह का कौन था? तो तमार विद्रोह का जो था ये के लिमंड था। और कोल विद्रोह का के कैमक। और लास्ट क्वेश्चन है, संबंधित वर्ष बताना है। हरि बाबा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो हरि बाबा आंदोलन जो है ये 1931 में। खरवार आंदोलन जो है, खरवार 1874 में, 1874 में। सफाहोर 70 में। और तिलका आंदोलन जो है 83 में, 1783 से 85 के बीच। और ये फर्स्ट आंदोलन जिसको इनको फांसी मिला था वो भारतीय इतिहास में फर्स्ट फांसी था शहीद होने वाला, जो 85 में मिला था। वो कौन था? नाम बताइए आप लोग। वो तिलका माझी थे, जिनको फर्स्ट जो है 1785 में इनको सज़ा मिला था। और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पहले विद्रोही थे। इनके नाम पे जो है भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम रखा है। दोस्तों अब चलिए, आज हम पूरा आंदोलन समाप्त हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो इम्पोर्टेंस ही होगा। यानी नेक्स्ट वीडियो में जो है स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड से संबंधित जो है उसमें, जैसे स्वराज आंदोलन, असहयोग आंदोलन, 1857 का विद्रोह, भारत छोड़ो आज़ादी तक का, उसमें हम देखेंगे दोस्तों। तो आप लोग इससे जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट होगा। दोस्तों मेरा टारगेट है कम से कम 50 लाइक होना चाहिए आज। अगर 50 लाइक होता है तो फिर हम और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट जगेगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।